हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। लास्ट 2 सवाल जो थे उनका वीडियो नहीं आया, उनका सॉल्यूशन का वीडियो नहीं आया, तो अभी वो अपलोड कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम इस समय आईआईटी और नीट के फाउंडेशन के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आपके रिप्लाई, मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपके रिप्लाई देख करके पढ़ करके बहुत सुकून मिलता है। जब आप किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, तब बहुत अच्छा लगता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं फिज़िक्स के प्रति। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप समझाने की भी कोशिश करते हैं कि सर आंसर ये है और इसका कारण ऐसा होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है बच्चों। और बहुत सारे बच्चे सही भी हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट रीज़न देते हैं और उनका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। कई बार बच्चों का रीज़न सही होता है लेकिन ऑप्शन गलत चूज़ कर देते हैं। तो चलिए उनमें से थोड़ी बहुत कमियां अपन देखते हैं कि क्या हमसे कमी हुई कि हमारा कॉन्सेप्ट सही था लेकिन हमने गलती से ऑप्शन गलत चूज़ कर दिया, वो भी समझ लेते हैं। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम वो 2 सवाल करते हैं जो मैंने कम्युनिटी टैब में डाले थे, ठीक है। चलिए, एक का तो मैंने लिखा भी था कि राइट ऑप्शन इज सी एंड ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देखिए मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या है, आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा वो सवाल। तो किसी बिंदु आवेश Q को एक धात्विक गोलीय कोश के अंदर रखा गया है। निम्न में से कौन सा चित्र विद्युत बल रेखाओं की सही स्थिति प्रदर्शित करता है। पहला मतलब ए और डी देखिए, ए और डी देखिए, दोनों ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका एक बच्चे ने बहुत सही रीज़न दिया। वही इसका रीज़न है कि चूंकि गोलीय कोश है, धात्विक गोला है, और गोले के भीतर आप कभी भी क्या नहीं प्रदर्शित कर सकते, बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसा कुछ बना रहे हैं, और यहाँ पर वो आवेश है ना, ठीक, तो बल रेखा यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धात्विक भाग है। ये कैसा भाग है बच्चों? धात्विक भाग है ये वाला। तो इसमें बल रेखाओं का अस्तित्व हो ही नहीं सकता क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं, इसके बीच में कहीं कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बल रेखा की वो लाइन खींच रहे हो। अगर आप ए और डी को देखोगे तो बल रेखा की लाइन खींची गई है, वो पूरी तरीके से गलत हो गया। तो ए और डी तो यहां से ही कैंसिल हो जाते हैं। बी को कैंसिल क्यों किया गया है वो समझाता हूं मैं आपको। देखिए कुछ ऐसी लाइनें खींची गई हैं बी में, कुछ चीजें बहुत सही हैं इसके अंदर और कुछ पूर्णतः गलत है। क्या? पहली गलती तो यहीं पे ही हो गई कि आपको यहां पर अगर बल रेखा बना रहे हो तो बल रेखा की खुद की एक दिशा होती है, या तो अंदर आती हुई या बाहर जाती हुई। आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में यहां पर कोई दिशा नहीं दे रखी है। क्लियर है ये बात? तो यहां पर ही बी ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दूसरा, जब आप बोल रहे हैं कि एक धात्विक सतह जो है वो समविभव पृष्ठ होती है, आप सभी को पता है समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र जो है वह तल के क्या होता है, लंबवत होता है। और बच्चों ये बात ध्यान में रखना, अगर आपने कभी क्या पढ़ा है, लेंस या फिर दर्पण पढ़ा है, तो उनमें अपन बोलते हैं लेंस या दर्पण क्या होता है, गोले के छोटे से भाग होता है, यही होता है, ठीक। तो जब आप इस गोले की सतह पर लंब डालते हैं तो वो लंब कहां से गुजरना चाहिए बच्चों, केंद्र से गुजरना चाहिए। कहां से गुजरना चाहिए वो लंब, केंद्र से। बताओ भाई, अगर ये 90 डिग्री लंबवत, आप तो ये विद्युत बल रेखा है ना आपके अकॉर्डिंग, तो अगर ये विद्युत बल रेखा है तो ये कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। लंबवत होनी चाहिए तो गोले के केंद्र से पास होनी चाहिए। क्या ये गोले के केंद्र से पास हो रही है? तो सीधी दिखाई दे रही है, केंद्र तो यहां पर होगा, ठीक है। अगर ये बल रेखा होती वास्तविकता के अंदर तो ये कुछ ऐसी देखी जाती है। आप देखते कि यहां से मैं जब इसे पीछे की ओर ट्रेस करता तो ये केंद्र से गुजरती, ठीक है। और इस आवेश से भी ये कैसी निकलनी चाहिए, लंबवत निकलनी चाहिए, ठीक। तो आवेश से भी लंबवत निकले और सतह पर भी कैसी आए, लंबवत आए। सतह पर लंबवत आने के लिए उसका पीछे का ट्रेस जो है वो केंद्र से गुजरना चाहिए था। इस लाइन का तो कोई ट्रेस केंद्र से नहीं गुजरा, ना ही इन लाइनों का ट्रेस केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है। ट्रेस तो समझ रहे हो ना, पीछे की ओर बढ़ाने पर जो काल्पनिक चीज बनती, जो काल्पनिक रेखा हम बनाते,
वो ट्रेस हुआ। ठीक, अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में वक्र वैसे ही बनाए गए हैं कि अगर आप डॉट डॉट करके उनको पीछे की ओर मिलाते तो वो केंद्र से गुजरते बच्चों, तब जाके आप बोलते कि भैया सतह के लंबवत ही आपतित हो रही है बल रेखा। ठीक है, इस बल रेखा को सतह के लंबवत आपतित होने के लिए इसका पीछे का ट्रेस केंद्र से गुजरना चाहिए था। पता चल गया सी ऑप्शन क्यों सही है। ठीक, आप तो वैसे ही लगा देते हैं कि बी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इन बल रेखाओं में कहीं दिशा नहीं प्रदर्शित है, तो बी ऑप्शन तो यही गलत हो चुका। ठीक है बात। चलिए, आज जो मैंने सवाल दिया ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, पीएमटी और आईआईटी दोनों में पूछा जा चुका है। पीएमटी और आईआईटी दोनों में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। देखो बताता हूं क्या बोल रहा है। एक स्थिर बिंदु से कैपिटल आर दूरी पर विभव में परिवर्तन दिखाया गया है और आपको एक ग्राफ दिया गया है विभव में परिवर्तन का। कैपिटल आर बराबर 5 मीटर पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए, तो जब मैं ये ग्राफ को अच्छे से देखता हूं तो ये लाइनें कुछ ऐसी हैं, आपको शायद अच्छे से दिखाई दे गया होगा। दो 4, ये सीधा है ना, ये बिल्कुल सीधा है, मेरे से थोड़ा सा फिक्स नहीं बैठा, ये बिल्कुल सीधा है। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, और ये V है ना विभव वोल्ट में, और इस तरफ दूरी है R दूरी है, और ये इधर 6 है, और 5 बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। ऐसे ही इधर आप देखोगे तो 1 आएगा, और बोल रहा है कि R बराबर 5 मीटर पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत सिंपल सा। आप देखेंगे कि यहां पर विभव में परिवर्तन आ रहा है, और देखेंगे तो समरूप रूप से कमी आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर आ रही है। तो आप देखेंगे कि विभव में परिवर्तन की दर जो है वो वास्तविकता में एक तरीके से नियत है। dV/dr एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दिखाई देगी, dV/dr। चूंकि एक स्लोप फिक्स है ना बच्चों, स्लोप ही तो है, तो इसका स्लोप dV/dr ये क्या है, ये नियत है, क्योंकि एक रेखा है तो फिर जो ढलान होती है, रेखा के लिए ढलान तो नियत मान होता है। ठीक है, तो ये ढलान हमें निकालना है। और आप सभी को पता है विद्युत क्षेत्र अगर आप पढ़ोगे तो आप लिखोगे माइनस का dV/dr, यही पढ़ते हो, इसके अलावा और कुछ पढ़ते हो? मेरे हिसाब से तो ये पढ़ता है। चलिए, माइनस का dV/dr को मैं लिखूंगा, देखो dV अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव डिवाइडेड बाय V2 के लिए दूरी R2 और V1 के लिए दूरी R1 लिखूंगा। तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, यही कॉन्सेप्ट करूं मैं। ये वाला स्लोप उठा रहा हूं ये पूरा, क्योंकि यहां पर जितना विद्युत क्षेत्र हो उतना ही यहां पर है और उतना ही यहां पर है। एक नियत लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, तो यहां से लेकर यहां तक वाले भाग में, यहां से लेकर यहां तक वाले भाग में विद्युत क्षेत्र एक ही है भाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। अगर लाइन ऐसे ऊपर नीचे होती ना तो फिर दिक्कत थी, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है भैया, तो हर एक बिंदु पर ढलान क्या है, समान है। चलिए, माइनस ऐसा का ऐसा, V2 गौर करो 6 पर देख रहा हूं मैं। 5 के लिए निकालने के लिए 5 इन दोनों के बीच में दबा हुआ है ना, तो हमने देखा V2 का मान कितना 0 माइनस V1 इस पर देखो 4 पर कितना है 5 बटे R2 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 5, माइनस के 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 5 बटा क्या बच्चों 6 माइनस 2 कितना होता है 2, 6 माइनस 4 2 होता है। तो ये आएगा 5/2, जिसे हम बोलते हैं 2.5 वोल्ट पर मीटर। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा सवाल था बच्चों, सोचिए, एक सिंपल लॉजिक और काम खत्म। इस तरीके के सवाल अपन और करेंगे, चिंता मत करो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस आगे की ओर चलते हैं। ये क्लियर है ना बच्चों? देखिए, आप सभी के सपोर्ट की इस चैनल को आवश्यकता पड़ेगी, आप सभी को पता है। मैं हर बार हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपका और मेरा साथ रहा तो। ये आप भी याद रखेंगे कि हाँ, कि किसी चैनल ने आपको सपोर्ट किया है।
इस समय बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चन भेज देते हैं और आप सभी को पता है कि जिन बच्चों ने इस चैनल को ज्वाइन किया है उनके लिए सपोर्ट सिस्टम हमेशा चालू रहेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे सवाल भेज देते हैं जो मैं पहले ही वीडियो में करा चुका हूं। बच्चों आप प्लीज़ उस चैप्टर के वीडियोस में जाएं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, आपको दिखाई देगा क्लास 12th फिजिक्स 2020-21, उसमें 17 प्लेलिस्ट है। उस पर्टिकुलर लिंक में 17 प्लेलिस्ट है, मतलब 17 चैप्टर के पूरे वीडियो है जिनमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आपको लगभग तो सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वही मिल जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी मतलब जो सिर्फ 12th की ही तैयारी कर रहे हैं। मैं तो अब बोलूँगा 12th वाले बच्चों को कि अब बच्चों जुलाई में चली गई एग्जाम, तो प्लीज़ ये सवाल देखिए, आपके कॉन्सेप्ट ही बेहतर होंगे। चलिए काम करना चालू करते हैं। देखिए 101 नंबर वाला सवाल, ये एक अच्छा सवाल है, सिंपल सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा है ना। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? देखो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होने के लिए उस पर्टिकुलर कण पर या किरण पर आवेश होना चाहिए। अगर आवेशित है तो विक्षेपित होगी, आवेश नहीं है तो विक्षेपित नहीं होगी, ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ध्यान में रखना, एक्स किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसका मतलब उनके पास में कोई आवेश नहीं होता, हटाओ इसको। गामा वापस से विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है, जिसका वेग सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए वेग तो खैर सभी का बराबर ही होता है निर्वात में, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी भेदन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणें भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, मतलब इनके पास में कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन के पास में तो वैसे ही कोई आवेश नहीं होता। डी देखिए अल्फा, इसके पास में तो है ना हीलियम का नाभिक है भैया, प्लस का 2e आवेश है, ठीक है। तो अल्फा होगा जो विद्युत क्षेत्र से क्या होंगी, विक्षेपित होंगी। अगला सवाल देखिए 102, ये तो डायग्राम है। 102 देखिए क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बी व सी शीर्ष पर प्लस का क्यू और माइनस का क्यू आवेश रखे गए हैं, शीर्ष ए पर विभव होगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सवाल आपकी बुक का ही है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है, और कौन कौन से बिंदु पर, बी और सी पर, ठीक है। और ऐसा ओके, डॉट 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 लाइनें खींची हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी बी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी बी है, ऐसा दे रखा है। और यहाँ पर ए बिंदु है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बात ध्यान रखना। तो मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान होगी। और ये हाँ भाई, तो शीर्ष पर ए पर विभव होगा। कितना सही सवाल है वो देखो, और कितना सिंपल है। ए पर विभव, इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, गौर कीजिए, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश, वास्तविकता में द्विध्रुव। और आप देखेंगे कि ये भी बी है, ये भी बी है, मतलब ये कहाँ से गुजर रहा है, बीचों बीच से गुजर रही है ये लाइन। ये लाइन किससे गुजर रही है, बीचों बीच से। तो आप देखेंगे कि अगर कोई द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच से खींची गई लंबवत रेखा, द्विध्रुव के बिल्कुल मध्य से खींची गई क्या बच्चों, लंबवत रेखा, जिसे आप कौन सी रेखा बोलते हो, निरक्ष रेखा बोलते हो। यही तो है, निरक्ष रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इस पॉइंट मतलब इस त्रिभुज में इस रेखा पर अगर कोई भी बिंदु होता, हर एक बिंदु पर विभव का मान कितना होता बच्चों, 0, क्योंकि निरक्ष रेखा वास्तविकता में v बराबर 0 वाली रेखा होती है विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नहीं चाहे कि नहीं सर मैं तो भाई करके देखूंगा कि ये कैसे 0 आया, तो गौर करो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए बी है, क्या होगा भाई, ए बी क्या होगी, तो ये लंब है, ये आधार है, और कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यही तो होगा। ऐसे ही इसका मान भी यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो गौर कीजिए, ए बिंदु पर विभव प्लस के आवेश के कारण, तो हमने लिखा प्लस के क्यू के कारण वहां पर विभव कितना होगा, के आवेश क्यू डिवाइडेड बाय दूरी, दूरी का वर्ग नहीं, दूरी, दूरी कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस के आवेश के कारण। माइनस के आवेश के कारण कितना, तो माइनस के आवेश के कारण के, माइनस के आवेश के कारण विभव भी माइनस का होता है, क्यू माइनस लगा दिया, दूरी वापस से इतनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
परिणामी विभव क्या होता है, V रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों आवेशों के कारण विभव का योग हो जाना चाहिए। एक का प्लस का एक का माइनस कितना आएगा, कंप्लीट। पता चला, कैसे भी करो, कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विभव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आप लिखते हो ना बच्चों क्या, KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लगाओ यहाँ पर, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, cos थीटा का मान कितना रखोगे, 90, काम खत्म। ठीक, तो 0 आएगा इसका आंसर। 0 ऑप्शन देखिए कौन से नंबर का है और वो लगा लीजिएगा। हाँ, तो ये B है ना। फिर इसके बाद में दो स्थिर कॉमा विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदुओं पर विचार करें, आवेशों के मध्य। ओके, विद्युत क्षेत्र की बात है, विद्युत विभव की भी बात है। ओके, देखो दो स्थिर और विपरीत आवेश। चलिए, ये सवाल संख्या है 103 बच्चों। मैं क्या सवाल ही बोल रहा है, ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में आपको दो चीजें देखनी है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। आप गौर करो, अगर एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, तो कहीं ना कहीं इस रेखा के बीच में एक ऐसा बिंदु तो मिलेगा जहां विभव का मान कितना होगा, 0। सिर्फ एक ही बिंदु मिलेगा जहां विभव का मान 0 होगा, सिर्फ एक, हर जगह नहीं। जैसे ये भी द्विध्रुवी है, तो द्विध्रुव में तो बिल्कुल बीचों बीच के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही है कि विभव का मान एक बिंदु पर तो क्या होगा, 0 होगा। ये निश्चित है बच्चों, हर जगह नहीं, एक बिंदु पर। ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र का मान इस लाइन पर 0 हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक क्या विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो सकता है? गौर कीजिए, तो हमने बोला कोई रैंडम पॉइंट पकड़ लो, ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वापस से इसी तरफ आकर्षित की होगी। ये तो दोनों एक ही दिशा में है देवताओं, क्या 0 होगा इस पॉइंट पे? नहीं। ऐसे हर एक पॉइंट बोल लो, हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ऐसा ही है। प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, माइनस के आवेश के कारण भी इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही आ रही है, तो विद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बिंदु ऐसा होगा, सिर्फ एक बिंदु ऐसा होगा जहां विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। हर एक बिंदु नहीं, एक बिंदु ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। देखिए क्या बोल रहा है, 0 विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु नहीं है। हम यही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, ए लगा लो, बिल्कुल सही है। 0 विद्युत क्षेत्र का केवल एक बिंदु है, नहीं, गलत है, विद्युत क्षेत्र तो 0 हो ही नहीं सकता। 0 विभव का कोई बिंदु नहीं है, नहीं भाई, 0 विभव का एक बिंदु मिलेगा। 0 विभव का केवल एक बिंदु है, डी भी सही है, ए और डी दोनों हैं, ए और डी दोनों है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, ए और डी नहीं आ सकता। आ सकता है बच्चों, आईआईटी में एक ऐसा सेक्शन भी है, आईआईटी और पीएमटी जब ये सवाल लगे ना, देखो इन सवालों के अंदर एक ऐसा भी ऑप्शन आता है जहां आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 सही होते हैं, एक नहीं कितने सही होते हैं, 2 ऑप्शन सही होते हैं, और उन दोनों ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही वाला सवाल था जिसमें 2 ऑप्शन सही थे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो कौन सा लगाएंगे, ए व डी दोनों सही हैं इसके। आगे देखिए 104 नंबर वाला सवाल, मैंने वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है, भगवान करे ये साफ ही आए। हाँ, क्या है भाई, 104 वाला सवाल है ना, 104। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दूं क्या? अगर होगी तो आपके ऊपर छोड़ दूंगा। 5 × 10⁻⁻5 किलोग्राम द्रव्यमान तो m होता है भाई, m बराबर 5 × 10⁻5 kg। द्रव्यमान का एक आवेशित कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में संतुलित है। क्या बात है, कण का आवेश होगा। बहुत बढ़िया, देखो क्या बोल रहा है, समझते हैं इस चीज को। 5 × 10⁻5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, ठीक है, और वो एक आवेशित कण है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत। विद्युत क्षेत्र की दिशा समझिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसी।
ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है और इसमें एक द्रव्यमान रखा गया है, ये वाला, ठीक है, और ये द्रव्यमान संतुलित है इस विद्युत क्षेत्र में, और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है भाई, कितना दे रखा है आपको, 10⁷ न्यूटन प्रति कूलम। अब मेरे को ये बताओ, थोड़ा सोचने वाली बात है बच्चों, चूंकि इसके पास में द्रव्यमान है तो एक बल नीचे की ओर लगेगा और वो क्या है बच्चों, mg। कौन सा है, mg है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको संतुलित करवाना है तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कहाँ की ओर लगना चाहिए, विपरीत दिशा में, mg के विपरीत दिशा में लगेगा, तभी ये संतुलित हो सकता है, तभी ये हवा में स्थिर रह सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम बोलेंगे वैद्युत बल तो भैया इस दिशा में लगना चाहिए। गौर करो, किसी आवेशित पिंड पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा तो उसका आवेश प्लस का होगा या माइनस का, सोचिए। तो ये बात ध्यान में रखना, प्लस के आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, जबकि माइनस के आवेश पर जो बल लगता है, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल विपरीत दिशा में लगेगा माइनस के आवेश पर। ये बात ध्यान रखना, माइनस के आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जबकि प्लस के आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। बात समझ में आ गई? तो ये तो निश्चित हो जाना चाहिए कि उसका आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से पता चल जाएगा क्या, ए बी सी डी में अगर आप देखोगे सी और डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्लस के दे रखे हैं, कैंसिल हो गए क्या। अब आपको ए और बी में से ही चूज करना है। पता चल गया ये? चलिए कर लेते हैं काम। आवेश माइनस का है, इतना क्लियर हो गया। अब F का मान वही रखो, विद्युत बल कितना होता है, QE बराबर क्या, mg। आपको क्या निकालना है देवताओं, आवेश ही तो निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, mg/E। क्लियर है? एंड में जाकर के आवेश को कैसा लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, कारण बता चुका हूं मैं आपको। m का मान कितना देवताओं, 5 × 10⁻⁻5। g का मान दुनिया में सभी को पता है, 10 लगा लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र का मान 10⁻7 है। ये तो कुछ ज़्यादा ही चला गया भाई, देखते हैं करते हैं। ओके, ये हो गया 10 की घात क्या बच्चों, 4। वैसे तो 9.8 रखना चाहिए मेरे को, लेकिन जिस तरीके का ऑप्शन में देख रहा हूँ उस तरीके से मेरे को लग नहीं रहा। तो ये 10 की घात -4, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 और ये माइनस का 7। 10 की घात -12 हो गया क्या, तो 5 × 10 की घात -11 कूलाम। भाई साहब बहुत कम है, पीको कूलाम में डाल सकता हूँ मैं अगर ऑप्शन मिला तो मेरे को। नहीं, पी को नहीं, माइक्रो में कन्वर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। हो सकता है कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, कर दूँ। देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -5 × 10 की घात -6 कूलाम। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? 10 की घात -11 को ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये माइक्रो कूलाम हो गया क्या, तो ये हुआ 5 × 10 की घात -5 माइक्रो कूलाम। देवताओं आवेश कैसा बताओगे, माइनस का बताओगे। कारण बता चुका हूँ ना मैं देवताओं, पता चल गया ना, डन। ठीक, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, बी। एक बार के लिए बच्चों मैं वीडियो चेक कर लेता हूं। ओके, ठीक दिखाई दे रहा है ना, हाँ सही है। ओके चलो अब देखो आगे, देखो आगे वाला सवाल 105 नंबर का सवाल देखिए, 105। 105 में देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 आवेश, प्लस का Q, कैपिटल Q है, प्लस का स्मॉल q तथा स्मॉल q चित्रानुसार रखे गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस व्यवस्था में कुल स्थिर विद्युतीय ऊर्जा 0 है। भैया स्थितिज ऊर्जा है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है इस अवस्था में, तो कैपिटल Q का मान बराबर है। वाह वाह, अरे सिंपल सा सवाल है भाई। देखो क्या बोल रहा है, ऐसा ही तो बोल रहा है ना, वो ऐसा बना रखा है। और यहाँ पे प्लस का Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस का Q आवेश है, और यहाँ पर कैपिटल Q आवेश है।
ठीक है, बोल रहा है कि इस कैपिटल Q का मान क्या हो कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो, शून्य हो। और इस स्थिति में उसने दे रखी है भुजा, ये A है तो ऑटोमेटिकली ये भी भुजा A ही होगी, समद्विबाहु है ना, और ये कर्ण है, समकोण है इसलिए ये कर्ण है, तो इसका मान क्या होगा √2a। निकाल के देख लो, मैंने तो निकाल लिया, a² + a² और उसका अंडर रूट लगाओगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। चलिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य करो देवताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए निकाय की, शून्य। 3 आवेशों से निर्मित निकाय, तो पहला इन दोनों के बीच में मैं इसको बोलूँगा 1, इसे बोलूँगा 2 और इसे बोलूँगा 3। 3 आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, इन दोनों के बीच की दूरी A, प्लस K Q1 Q3, याद आ रहा है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी A, प्लस K, देखो Q1 Q2 हो चुका, Q1 Q3 हो चुका, अब Q2 Q3 बचा है, Q2 कितना Q, Q3 कितना कैपिटल Q, डिवाइडेड बाय इन्हीं के बीच की दूरी कितनी है, √2a, और ये स्थितिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 0। मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ फिर तुम गलती करोगे, K1 Q2 और डिवाइडेड बाय R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 बराबर कितना होना चाहिए, 0। मैंने बस इनके मान ही रखे हैं, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, ये तो हो जाएगा KQ², तो हमने लिखा KQ² डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, A। ये देखो ये तो ऐसा का ऐसा Q और स्मॉल q डिवाइडेड बाय A। अब गौर करो मैं ये चीज़ कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा 1, और यहाँ पे देखो बताओ यही बचेगा क्या, बचना तो यही चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, या फिर इसको दूसरी तरफ ले जाओ। अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने लिखा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A 1 + 1/√2 इज इक्वल्स टू माइनस का KQ² डिवाइडेड बाय A से A की रामायण गई, K से K की रामायण गिर, Q से Q का काम हो गया। तो कैपिटल Q देखिए, यहाँ पे लघुत्तम ले लूँ मैं, लघुत्तम क्या होगा, √2, यहाँ पर ये √2 + 1 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, स्मॉल q है भी माइनस का, आगे कहाँ करें, हाँ भाई। तो कैपिटल Q बराबर देखिए बच्चों, वज गुणा कर दो, माइनस का Q √2 और नीचे क्या √2 + 1, ये है आंसर। Q का मान देखिए, मैच कीजिए, √2 तो कहीं है ही नहीं, क्या हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यही है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, ये तो क्लियर है क्या, ये सारी चीज़ अपन ने सही की है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसने क्या किया है, सिर्फ आपको घुमाया है ना, और भैया घूमने में हमें बहुत मजा आता है। क्या करो, इसको √2/√2 से गुणा कर दो, समीकरण को बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये कुछ ऐसा है ना। इसको √2/√2 से गुणा करो, √2 को √2 से गुणा किया 2 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2q, बताओ हो गया। और √2 को √2 से गुणा किया 2, √2 को 1 से गुणा किया √2, बताओ भाई यही है क्या, b। देखो b माइनस का 2q डिवाइडेड बाय 2 + √2, यही चाहिए था क्या मुझे, यही है, ठीक है। पता चल गया देवताओं, क्या आएगा 105 का माइनस का 2q डिवाइडेड बाय 2 + √2 आएगा, पता चला, तरीका पता चला, क्लियर। चलिए ये डन ना। देखो फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि हमने 12th में पढ़ा है, बस एक कैलकुलेशन यहाँ पे जाकर के वो अटका रहा है। मैथमेटिक्स आपको आनी ही चाहिए, अगर आप नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए। गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आएंगे ना देवताओं, तो फिर कैसे काम चलेगा। और बच्चों अपन भारतीय हैं, इंडियन है, हमारी गणित बहुत बढ़िया है, हमेशा से ही हमने लोगों को गणित सिखाई है, ठीक है, तो वो तो बढ़िया होनी ही चाहिए।
है ना। रोम वाले बोलते हैं कि हम सबसे पहले किया, हमने सारा काम बहुत पहले किया। आपको पता है रोमन नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं लिख सकते। हमारी जो हिंदी की जो गणित है ना उसमें हम शंख तक चले जाते हैं। शंख और उसके आगे भी मेरे को तो नहीं पता, करोड़ 10 करोड़ फिर ये अरब 10 अरब और ऐसे चलते चलते हम कहाँ चल जाते हैं, पदम शंख डीगना फलाना तक चल जाते हैं। उनकी बेचारी जो गिनती है ना रोमन लोगों की, वो 3999 पर ख़त्म हो जाती है। इसके आगे रोमन संख्या काम नहीं करती, ठीक है। तो वो बेचारे वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने घड़ी बनाने के लिए काम किया। आप घड़ी में ऐसे देखते हो ना, ये 12 बज गए, ठीक है। तो वो रोमन संख्या वो सिर्फ घड़ियों के लिए थी, बेचारों को उतना ही काम आता था। लोगों को मैथ्स जो है वो इंडियंस ने सिखाई है। चलिए, 2 आवेश 12 माइक्रोकुलाम एवं माइनस का 6 माइक्रोकुलाम वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। चलो भाई रख दो, 2 आवेश, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये 12 माइक्रोकुलाम और ये माइनस का 6 माइक्रोकुलाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये 20 सेंटीमीटर। आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर आवेश के बाहर किसी बिंदु P पर यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र पर माइनस का है, विद्युत विभव शून्य है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो सकता है, विद्युत विभव भी बाहर शून्य हो सकता है, दोनों ही चीज़ें शून्य हो सकती हैं बाहर भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत विभव शून्य है तो फिर P बिंदु पर माइनस का Q माइक्रोकुलाम से दूरी। ओके ओके ओके, चलो पहले तो मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये माइनस का 6 इधर लिया है ताकि मेरा डायग्राम थोड़ा आगे जा सके। देखो बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर कोई बिंदु P है जहां विद्युत विभव शून्य है। क्या शून्य है? विद्युत विभव। तो गौर कीजिए, यहां पर भी विद्युत विभव शून्य हो सकता है और माइनस के आवेश के दूसरी तरफ भी कोई बिंदु हो सकता है जो कि शून्य हो सकता है, जहां विभव शून्य हो सकता है। आप बोलोगे यहीं पे क्यों सर, इधर क्यों नहीं लिया? तो ये बात ध्यान में रखना, जो छोटा आवेश होता है ना, परिमाण में कम आवेश होता है, उसके ही दोनों तरफ विभव शून्य मिलता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। तो हमने बोला, समझना इस चीज को, कि ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये तो पी है। तो इस माइनस के आवेश से वो कितना दूर है? x दूर, और इस वाले से कितना? 20 + x दूर है। ऐसा ही तो है। आपको बस इस P बिंदु की इस माइनस के आवेश से दूरी x ज्ञात करनी है। निकाल सकते हैं क्या? P बिंदु पर परिणामी विभव शून्य है, ठीक है। तो हमने बोला परिणामी विभव Vp = 0। अब P बिंदु पे विभव किसके कारण? प्लस के आवेश के कारण और माइनस के आवेश के कारण। तो हमने लिखा प्लस के आवेश के कारण विभव k, प्लस का आवेश 12 × 10⁻⁻6 बटा दूरी, और सेंटीमीटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सवाल करना है, मैं सेंटीमीटर मीटर बाद में देख लेंगे। फिर प्लस माइनस के आवेश के कारण विभव बच्चों माइनस का होता है, तो अपन ने लिखा माइनस ही लगा दिया, के आवेश 6 × 10⁻⁻6, मैं पहले ही माइनस लगा चुका हूँ, ठीक है। बट दूरी कितनी? x बराबर कितना? 0। ये तो कॉन्सेप्ट है। इसको उठा करके दूसरी तरफ लेकर के जाओ, प्लस का हो जाएगा क्या? ये लो, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं। k से k की रामायण गई, -6 से -6 की, और इससे 2, ठीक है। चलो तो क्या आया फाइनली? 2/20 + x बराबर 1/x। वज्र गुणा करो, 2x बराबर 20 + x। x को इधर लेकर के आओ, 2x - x बराबर 20। इसका मतलब x बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। ऋणात्मक आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा? विभव शून्य होगा। 20 सेंटीमीटर है, आंसर सारे मीटर में है। बताओ भाई क्या होगा? 20 सेंटीमीटर बराबर 0.20 मीटर या 0.2 मीटर, बात तो एक ही है। चलिए ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, ठीक है, क्लियर। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये सवाल अच्छे थे जो आज हमने किए। जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों, ये सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सके तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं लिखते जाइएगा। जो आपने 12th के नोट्स बना रखे हैं उन्हीं में ही कहीं लिख लीजिएगा, आपके लिए ही काम प्रद होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी है बच्चों, खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे ना बच्चों, आपको हमेशा ध्यान में रहेंगे। आपने खुद ने लिखे हैं ना, आपको हमेशा ध्यान में रखें। किसी दूसरे के नोट्स पढ़ोगे आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, तो नोट्स खुद ही बनाने की कोशिश करो। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।